मेवाड़ के इतिहास की गहराइयों में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे राजवंश की कहानी में उतर रहे हैं जिसने लगभग 1350 साल तक एक ही जमीन पर हुकूमत की। जी, गोहिल सिसोदिया वंश ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें 586 ईस्वी से लेकर सीधे 1948 तक के एक अविश्वसनीय सफर पर ले जाते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ राजाओं और तारीखों की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस मिट्टी के स्वाभिमान और आजादी के लिए कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की कहानी है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और इस कहानी को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले मेवाड़ की जमीन को समझना होगा। उसके भूगोल को। हाँ, प्राचीन काल में इसे मेदपाट या प्रागवाट कहते थे। जरा इसकी भौगोलिक स्थिति की कल्पना कीजिए। एक तरफ अरावली की विशाल पर्वतमाला है, एक एक प्राकृतिक किले की तरह जो इसे दुश्मनों से बचाती है। और दूसरी तरफ बनास नदी का बेसिन इसे उपजाऊ बनाता है। तो मतलब सुरक्षा भी और संपन्नता भी। अच्छा, इसी धरती पर साल 566 ईस्वी में गुहादित्य नाम के एक शासक ने गुहिल वंश की नींव रखी। ये खुद को सूर्यवंशी मानते थे। सूर्यवंशी यानी भगवान राम के वंशज। बिल्कुल, लेकिन ये तो 1500 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। उस जमाने के स्रोतों पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? मतलब क्या ये बाद में जोड़ी गई कहानियां तो नहीं है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमें मिलता है 646 ईस्वी के एक पत्थर के शिलालेख से। अच्छा, उसे सामोली अभिलेख कहते हैं। ये इस वंश की जानकारी देने वाला सबसे पुराना और प्रामाणिक स्रोत है। तो मतलब ये सिर्फ कहानियां नहीं है, इसका पक्का सबूत है हमारे पास। जी हाँ, इससे हमें पता चलता है कि गुहिल वंश को एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत था। और इस वंश की जो शुरुआती राजधानी थी वो थी नागदा। नागदा, जो आज के उदयपुर के पास है। बिल्कुल, वहीं से मेवाड़ का वो गौरवशाली इतिहास शुरू होता है। तो नागदा से शुरुआत हुई। लेकिन जब भी हम मेवाड़ का नाम सोचते हैं तो जहन में हमेशा चित्तौड़ का किला आता है। नागदा से चित्तौड़ का ये बदलाव कैसे हुआ और किसके समय में? ये बदलाव एक बहुत ही शक्तिशाली और दूरदर्शी शासक के समय में हुआ। नाम था जैत्र सिंह। जैत्र सिंह। उनका शासनकाल था 1213 से 1253 ईस्वी तक। और पता है, इतिहासकार दशरथ शर्मा ने तो उनके काल को उसे मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है। स्वर्ण काल मतलब उस दौर में मेवाड़ बहुत अमीर हो गया था। अमीरी से ज्यादा ये सामरिक शक्ति और सम्मान का स्वर्ण काल था। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह थी 1227 ईस्वी में हुआ भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध। हाँ, तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। दिल्ली का शक्तिशाली सुल्तान इल्तुतमिश अपनी विशाल सेना लेकर मेवाड़ पर चढ़ाई करता है और जैत्र सिंह अपनी छोटी सी सेना के साथ उसे ना सिर्फ रोकते हैं बल्कि बुरी तरह हराते हैं। वाह! लेकिन इस जीत की कोई कीमत भी चुकानी पड़ी होगी, बहुत बड़ी कीमत। इल्तुतमिश की हार से बौखलाई सेना ने लौटते हुए राजधानी नागदा को तहस-नहस कर दिया। ओहो, यानी एक बड़ी जीत के साथ एक बहुत बड़ा नुकसान भी। राजधानी ही तबाह हो गई। बिल्कुल, और यहीं पर एक महान शासक की पहचान होती है। जैत्र सिंह ने तबाह हुए नागदा को फिर से बसाने की जगह एक स्ट्रेटेजिक फैसला लिया। क्या? उन्होंने एक ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा मजबूत और पहाड़ी पर बसे चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। ये तो एक बहुत बड़ा फैसला था। हाँ, एक ऐसा फैसला जिसने मेवाड़ के आने वाले 300 साल का इतिहास तय कर दिया। और चित्तौड़ का जिक्र आते ही रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी की कहानी याद आ जाती है। ये मेवाड़ की इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ था। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने मेवाड़ की आत्मा पर एक गहरा घाव छोड़ा। साल था 1303। रावल रतन सिंह गोहिल वंश की रावल शाखा के आखिरी राजा थे। उस समय दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की नजरें चित्तौड़ पर थीं। और इसके पीछे दो मुख्य कारण बताए जाते हैं। हाँ, एक तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना और दूसरा, जैसा कि मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत में बताया गया है, रानी पद्मिनी को पाने की जिद। और यहीं पर चित्तौड़ का पहला साका हुआ। ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, लेकिन कई लोग शायद इसका सही मतलब नहीं जानते। क्या आप इसे समझा सकते हैं? साका क्या होता है? जरूर। देखिए, साका एक घटना नहीं बल्कि दो प्रथाओं का संगम है, केसरिया और जौहर। केसरिया और जौहर। हाँ, जब राजपूत योद्धाओं को ये यकीन हो जाता है कि युद्ध में जीतना नामुमकिन है, तो वो हार कर बंदी बनने की जगह केसरिया बाना पहनते हैं। वीरता और बलिदान का प्रतीक। बिल्कुल। और फिर वो करेंगे या मरेंगे
की भावना से दुश्मन पर अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए टूट पड़ते हैं। इसे केसरिया कहते हैं। और जौहर? उसी समय जब किले के अंदर रानियों और दूसरी महिलाओं को ये खबर मिलती है कि हार निश्चित है, तो वो अपनी इज्जत और सम्मान को बचाने के लिए एक विशाल अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। इस सामूहिक आत्म बलिदान को जौहर कहते हैं। जी। ये सुनने में ही इतना भयावह है। तो 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ में यही सब हुआ था। हाँ, तारीख थी 26 अगस्त 1303। रावल रतन सिंह और उनके दो महान सेनापतियों गोरा और बादल, उनके नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया। और किले के अंदर रानी पद्मिनी ने 1600 दूसरी महिलाओं के साथ जौहर की ज्वालाओं में खुद को समर्पित कर दिया। उफ। इस साके के बाद खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन उसे सिर्फ राख और हड्डियां मिली। तो उसने गुस्से में चित्तौड़ का नाम बदल दिया। हाँ, अपने बेटे के नाम पर खिजराबाद रख दिया। चित्तौड़ के पतन के बाद तो लगा होगा कि मेवाड़ की कहानी खत्म हो गई, गुहिल वंश का अंत हो गया। उस समय तो ऐसा ही लगा था, लेकिन मेवाड़ की मिट्टी की खासियत यही है, वो राख से फिर उठ खड़ी होती है, एक फीनिक्स पक्षी की तरह। अच्छा। चित्तौड़ पर फिर से अधिकार किया मेवाड़ के उद्धारक कहे जाने वाले हम्मीर ने। हम्मीर वो सिसोदा गांव के एक जागीरदार थे। उन्होंने 1326 में यानी लगभग 23 साल बाद चित्तौड़ को दिल्ली सल्तनत से वापस छीन लिया। और शायद इसीलिए वंश का नाम गुहिल से सिसोदिया हो गया, क्योंकि वो सिसोदा गांव से थे। बिल्कुल सही पकड़ा। हम्मीर सिसोदा गांव से थे, इसलिए उनके बाद ये वंश सिसोदिया कहलाया। और एक और बड़ा बदलाव हुआ था, है ना? हाँ, यहीं से मेवाड़ के शासक रावल की जगह ज्यादा सम्मानजनक महाराणा की उपाधि धारण करने लगे। हम्मीर को एक उपाधि भी दी गई थी, विषम घाटी पंचानन। जी हाँ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। विषम घाटी पंचानन, ये सुनने में बड़ा भारी शब्द है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मुश्किल परिस्थितियों में शेर के समान। वाह। और ये उपाधि उन्हें इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने लगभग शून्य से शुरुआत की। जब मेवाड़ पूरी तरह बिखर चुका था, तब उन्होंने दिल्ली सल्तनत जैसी महाशक्ति के जबड़े से चित्तौड़ को वापस छीन लिया था। ये उनकी अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है। बिल्कुल। अमीर ने जो नींव दोबारा रखी, उसे बुलंदी पर पहुंचाया महाराणा कुंभा ने। उनका काल जो 1433 से 1468 ईस्वी तक चला, उसे मेवाड़ का सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहा जाता है। निस्संदेह कुंभा सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक महान निर्माता और विद्वान थे। 1437 में उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर सारंगपुर में एक शानदार जीत हासिल की। और इस जीत की याद में उन्होंने चित्तौड़ में कुछ ऐसा बनवाया जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, इसकी क्या खासियत है? जरा कल्पना कीजिए, आज से लगभग 600 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के 9 मंजिला 122 फीट ऊंची एक इमारत बनाई गई। अविश्वसनीय है। जिसके अंदर और बाहर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ये सिर्फ एक टावर नहीं है, ये मेवाड़ की इच्छा शक्ति, कला और धर्म का प्रतीक है। और उन्होंने बहुत सारे किले भी बनवाए थे। हाँ, कहा जाता है कि मेवाड़ के 84 में से 32 किलों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये सिर्फ किले नहीं थे, ये एक सुरक्षा की पूरी चेन थी जो व्यापारिक रास्तों को भी नियंत्रित करती थी और मेवाड़ की ताकत को दर्शाती थी। सही कहा। कुंभा ने मेवाड़ को सांस्कृतिक रूप से तो चरम पर पहुंचा दिया, लेकिन उनके बनाए किलों की असली परीक्षा उनके पोते महाराणा सांगा के समय में हुई। हाँ, जब उत्तर भारत में एक बिल्कुल नई शक्ति का आगमन हुआ, मुगल। महाराणा सांगा 1509-1528 अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजपूत राजा थे। उनके शरीर पर 80 घाव थे, इसीलिए उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष भी कहते हैं। और वो शायद आखिरी हिंदू राजा थे जिनके नेतृत्व में पूरा राजपताना एक हुआ, एक विदेशी आक्रमणकारी के खिलाफ एक झंडे के नीचे। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे निर्णायक युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को। खानवा का युद्ध। हाँ, खानवा का युद्ध। ये मुगल संस्थापक बाबर के साथ हुआ था। और इस युद्ध से पहले सांगा ने पाती पर्वन नाम की एक प्रथा को फिर से जिंदा किया था। जी, पाती पर्वन यानी पत्र द्वारा निमंत्रण। उन्होंने सभी राजपूत राजाओं को चिट्ठी लिखकर बाबर के खिलाफ इस धर्म युद्ध में शामिल होने के लिए बुलाया। लेकिन फिर भी वो हार गए, ऐसा क्यों हुआ? युद्ध के मैदान में 2 नई चीजों ने पूरा खेल बदल दिया। एक तो बाबर का तोपखाना। तोपे? हाँ, और दूसरी उसकी
तुलुगमा युद्ध नीति। ये तुलुगमा युद्ध नीति क्या थी? तुलुगमा में सेना के 2 हिस्से, जिन्हें रिजर्व में रखा जाता था, वो तेजी से घूमकर दुश्मन को किनारों से घेरते थे और पीछे से हमला कर देते थे। अच्छा। राजपूत सेना आमने सामने की लड़ाई के लिए तो मशहूर थी, लेकिन जब उन पर तोपों के गोलों की बारिश हुई और फिर किनारों और पीछे से हमला हुआ, वो इस नई रणनीति के लिए तैयार नहीं थे। तो खानवा की हार सिर्फ मेवाड़ की नहीं, बल्कि पूरे भारत के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ थी। बिल्कुल, इसी ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पक्की कर दी। मुगलों के साथ ही संघर्ष तो फिर पीढ़ियों तक चला होगा। महाराणा उदय सिंह के समय चित्तौड़ पर फिर संकट आया। हाँ, लेकिन उस संकट के आने से पहले उदय सिंह ने 1559 में एक बहुत दूरदर्शी काम किया। क्या? उन्होंने गिरवा की पहाड़ियों के बीच एक सुरक्षित जगह पर उदयपुर शहर की स्थापना की। ये एक शानदार रणनीतिक फैसला था, ताकि अगर चित्तौड़ पर हमला हो तो संघर्ष जारी रखा जा सके। सही। इसलिए जब 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया, तो युद्ध परिषद की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार अपने सेनापतियों को सौंपकर सुरक्षित पहाड़ियों में चले गए। और किले की रक्षा का भार किस पर था? 2 महान वीरों पर, जयमल राठौड़ और पत्ता चुंडावत। उन्होंने अदम्य साहस दिखाया। 1568 में जब जीत की कोई उम्मीद नहीं बची, तो चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। तीसरा साका? जयमल और पत्ता के नेतृत्व में केसरिया हुआ और पत्ता की वीर पत्नी फूल कुंवर, उनके नेतृत्व में जौहर हुआ। और इस युद्ध के बाद अकबर ने जो किया वो उसके चरित्र पर एक धब्बा माना जाता है। हाँ, उसने गुस्से में 30,000 बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करवाया, लेकिन वो जयमल और पत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने आगरा के किले के मुख्य दरवाजे पर उनकी हाथी पर बैठी मूर्तियां लगवाईं। सोचिए, एक दुश्मन अपने शत्रु की वीरता को इतना बड़ा सम्मान दे रहा है। जी। और उदय सिंह के बाद मेवाड़ का नेतृत्व संभाला वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने। 1572 से 1597 उनका नाम ही स्वतंत्रता और स्वाभिमान का दूसरा नाम है। बिल्कुल। अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए हर कोशिश की। उसने प्रताप को समझाने के लिए एक के बाद एक 4 शांति दूत भेजे। जलाल खान, मानसिंह, भगवानदास और टोडरमल। हाँ, लेकिन प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। इसका नतीजा हुआ 18 जून 1576 को हुआ विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। यानी एक ऐसी जगह जहां मुट्ठी भर सैनिकों ने एक विशाल सेना का सामना किया। और इस युद्ध में उनके घोड़े चेतक की कहानी अमर हो गई। जरूर। चेतक ने अपनी जान देकर घायल प्रताप को युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर निकाला। हाँ। ये युद्ध भले ही निर्णायक न रहा, मतलब इसमें किसी की स्पष्ट जीत या हार नहीं हुई। हाँ, लेकिन इसने प्रताप को स्वाभिमान के एक ऐसे प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया जो आज भी प्रेरणा देता है। प्रताप के जीवन भर के संघर्ष के बाद उनके बेटे अमर सिंह प्रथम के समय में एक बड़ा फैसला लिया गया। हाँ, सालों के लगातार युद्धों ने मेवाड़ को आर्थिक रूप से तोड़ दिया था। इसे देखते हुए और अपने सरदारों के दबाव में महाराणा अमर सिंह ने 5 फरवरी 1615 को मुगलों के साथ एक संधि की, मुगल मेवाड़ संधि। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है, मुगल उस वक्त अपनी ताकत के चरम पर थे, फिर भी उन्होंने मेवाड़ के साथ जो संधि की वो काफी सम्मानजनक थी। ऐसा क्यों? ये मेवाड़ के लंबे संघर्ष का ही नतीजा था। जहांगीर समझ चुका था कि मेवाड़ को पूरी तरह कुचलना लगभग नामुमकिन है। हाँ, और इसमें संसाधन और समय की भारी बर्बादी होगी। दरबार में पेश नहीं होंगे और मेवाड़ मुगलों के साथ कोई वैवाहिक संबंध बनाने के लिए मजबूर नहीं होगा। तो अधीनता स्वीकार हुई, लेकिन अपनी शर्तों पर। अपनी शर्तों पर। तो क्या ये शांति हमेशा बनी रही या प्रतिरोध की आग फिर से भड़की? शांति कुछ दशकों तक रही, लेकिन महाराणा राज सिंह के समय में प्रतिरोध फिर से शुरू हो गया, 1652 से 1680। और वजह थी औरंगजेब। हाँ, औरंगजेब की कट्टर नीतियां। जब उसने हिंदुओं पर जजिया कर दोबारा लगाया, तो राज सिंह ने खुलकर इसका विरोध किया। उन्होंने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से भी विवाह किया था। हाँ, ताकि उसे औरंगजेब के हरम में जाने से बचाया जा सके। ये दिखाता है कि मेवाड़ का स्वाभिमान अभी भी जिंदा था। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद मेवाड़ को एक नई और शायद ज्यादा खतरनाक चुनौती का सामना करना पड़ा होगा। वो चुनौती थे मराठा। 18वीं सदी में मराठा शक्ति का उदय हुआ और उनका दखल राजस्थान में बहुत बढ़ गया। और राजपूतों को एकजुट करने की कोशिश भी हुई थी। 17 जुलाई 1734 को होरड़ा सम्मेलन बुलाया गया, लेकिन राजपूत राजाओं के आपसी अविश्वास और स्वार्थ के कारण ये पूरी तरह असफल रहा। और इसका नतीजा ये हुआ कि मराठों ने चौथ नाम का टैक्स वसूलना शुरू किया और लगातार लूटपाट की, जिसने मेवाड़ को आर्थिक रूप से लगभग कंगाल कर दिया।
तो ये थी मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया वंश की लगभग 1350 साल लंबी गाथा। एक ऐसा वंश जिसने दुनिया के इतिहास में शायद सबसे लंबे समय तक एक ही क्षेत्र पर शासन किया। ये कहानी हमें बताती है कि मेवाड़ का आदर्श वाक्य, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, यानी जो अपने धर्म और कर्तव्य पर दृढ़ रहता है, ईश्वर भी उसकी रक्षा करता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का आधार था। ये इतिहास सिर्फ महलों और लड़ाइयों का नहीं है, ये स्वतंत्रता के लिए एक अटूट संघर्ष की कहानी है। इसे उस दौर की एक प्रसिद्ध पंक्ति से समाप्त करना शायद सबसे सही होगा। यह गाथा है उस मिट्टी की जहां घास की रोटी भी स्वतंत्रता के पकवान से मीठी थी। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल जरूर मन में उठता है। मेवाड़ ने अपनी स्वतंत्रता तो बचाए रखी, लेकिन इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकाई कि 18वीं सदी तक आते आते वो पूरी तरह कंगाल हो गए। तो क्या ये सदियों लंबा संघर्ष वाकई में एक सफल कहानी थी या एक धीमी गति की हार थी? ये